नमस्कार, मैं नितिन शर्मा नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम एक नए चैप्टर, बिल्कुल मैनेजमेंट का ही चैप्टर है बिल्कुल, परंतु ये नया चैप्टर है सेकंड चैप्टर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैनेजमेंट के 3 चैप्टर है 16 नंबर के। तो हमने पहला चैप्टर तो कंप्लीट कर चुके हैं, हम दूसरे चैप्टर पे आ चुके हैं जिसका नाम है प्रबंध प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध प्रक्रिया। ओके, तो यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो किसका है? वो है प्रबंध के कार्य, कि प्रबंध के कार्य कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से मैनेजमेंट का कार्य किया जाता है, एक मैनेजर के पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किस तरीके से वो अपने कार्य को अंजाम देता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, तो सबसे पहले जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है हमने इसको डिवाइडेड कर दिया 2 भागों में, 2 पार्ट में डिवाइडेड किया। पहला तो गया आपका प्राइमरी फंक्शन और दूसरा पार्ट है आपका सेकेंडरी फंक्शन। पहला कौन सा है? प्राइमरी फंक्शन, और सेकंड है आपका सेकेंडरी फंक्शन। ओके, तो हम जानते हैं सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो है प्राइमरी फंक्शन को। किसको? प्राइमरी फंक्शन को। तो सबसे पहला फंक्शन, आप खुद सोचना कि आप एक मैनेजर का कार्य कर रहे हो तो आप सबसे पहले क्या कार्य करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला कार्य क्या होगा एक मैनेजमेंट का? वो है नियोजन, प्लानिंग करना। क्या करना? प्लानिंग करना। विदाउट प्लानिंग क्या आप ऑर्गेनाइजेशन की कोई नीतियां तैयार कर सकते हो, कुछ नियम बना सकते हो? बिल्कुल नहीं। अरे बिना प्लानिंग के तो हम कहीं घूमने भी नहीं जा सकते, टूर पर भी नहीं जा सकते। यदि आपकी फैमिली टूर पर आप कहीं जा रहे हो तो सबसे पहले क्या करोगे? आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई हम पहले प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। ठीक है, और प्लानिंग के समय कई सारे क्वेश्चन उठते हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जब एक मैनेजर क्या करता है? प्लानिंग करता है, तो उसके मन में भी काफी सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या हो सकता है? व्हाट इज टू बी डन, मुझे क्या करना है, व्हाई, क्यों करना है, हाउ, कैसे करना है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। यदि आप किसी भी चीज की प्लानिंग करते हो, ठीक है, तो आपके दिमाग में एक सारे क्वेश्चन क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं कि हमें क्यों करना है ये कार्य, कैसे करना है, कब करना है। ये सारे क्वेश्चन होते हैं कि नहीं होते हैं? तो इसी तरीके से सबसे पहला कार्य क्या माना गया है? नियोजन, प्लानिंग। ओके, बिना प्लानिंग के आप किसी भी तरीके की नीतियां तैयार नहीं कर सकते, नियम तैयार नहीं कर सकते, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर सकते जिसके लिए आपने ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है। और आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है, आपने प्लानिंग नहीं की है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं चलेगी। इसके लिए ठीक है, अब बात करते हैं कि प्लानिंग जो होते हैं उसमें सर प्लानिंग करते समय हमें कौन कौन से एलिमेंट को ध्यान में रखना है, प्लानिंग करते समय हमें कौन कौन से घटक, कौन कौन से तत्वों को याद रखना है। तो सबसे पहला है वो है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, जिस संस्था में आप कर रहे हो कार्य, उस संस्था का उद्देश्य क्या है उसको पहले सोच लो। किस उद्देश्य के लिए हमारी संस्था कार्य कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है? प्लानिंग करनी होती है। पॉलिसीज, सेकंड एलिमेंट, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें कौन कौन सी नीतियों का निर्धारण करना है, यह आपका दूसरा घटक होता है। यदि आप इनके स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग आप कार्य करोगे तो आप बेस्ट प्लानिंग कर सकते हो। तो हमें सबसे पहले क्या याद रखना है? ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट। फिर हमने क्या करना है? तैयार पॉलिसीज। लास्ट हमें क्या तैयार करना है? मेथड भी करने हैं। मेथड, किसी भी तरीके का मेथड हो, हमें उसे यूज में लेना है प्लानिंग के तहत। हमें तकनीकी पे भी ध्यान देना है, टेक्निकली प्रॉब्लम जो भी होती है उनको दूर करना है, टेक्निकल प्रॉब्लम को जानना है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है हमारे जो हम प्लानिंग कर रहे हैं उसमें। रूल्स हमें क्या बनाने चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो इस सभी तरीके के घटक होना जरूरी होता है। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग सबसे मेन फंक्शन होता है। विदाउट प्लानिंग आप क्या नहीं कर सकते? प्रबंध कोई कार्य कर ही नहीं सकता। ओके,
अब बात करते हैं दूसरे फंक्शन की, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। दिस इज मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यदि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या कर रहे हो, मतलब मैनेजमेंट कर रहे हो, तो वहां संगठन होना जरूरी है या नहीं। मैंने पहले भी बताया था कि विदाउट ऑर्गेनाइजेशन एक मैनेजर का कोई रोल ही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति समूह नहीं है, व्यक्तियों का समूह नहीं है, ठीक है, जिस संस्था में कई सारे व्यक्ति कार्य नहीं कर रहे हैं, वहां पर तो मैनेजर की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, जहां व्यक्तियों का समूह होता है वहीं तो मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। तो यहां पर भी तो हम यही कह रहे हैं कि दूसरा फंक्शन क्या है एक मैनेजर का, कि ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना, एक व्यक्तियों का समूह तैयार करना। ओके, ये भी इसके मेन फंक्शन में आता है। अब इस कार्य के अंतर्गत वो क्या क्या कार्य को अंजाम देगा। पहला है कार्य का निर्धारण करेगा कि हमें क्या कार्य करना चाहिए। ठीक है, जो भी हमारे फंक्शन है उनको डिसाइड करेगा। दूसरा, कार्य का विभाजन करेगा, डिवीजन ऑफ फंक्शन। कार्य को क्या कर देगा, वो बांट देगा अलग अलग व्यक्तियों में। अब जो भाई व्यक्तियों की भी आवश्यकता पड़ेगी तो वो क्या करेगा, योग्य व्यक्तियों की खोज करेगा। क्या करेगा, योग्य व्यक्तियों की खोज करेगा। भाई देखिए, और एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले कार्य का निर्धारण होता है, फिर उन कार्यों का विभाजन किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है, और उसके बाद उन कार्य को करने के लिए हमें क्या पड़ती है, आवश्यकता, योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्वालिफाइड पर्सन चाहिए हमें उस कार्य को करने के लिए। यदि आपको कोई कंप्यूटर वर्क का काम करवाना है तो क्या आप क्या नहीं चाहोगे कि भाई उसे कंप्यूटर में सब कुछ आना चाहिए उस व्यक्ति को। तो इसी तरीके से योग्य व्यक्तियों की खोज की जाती है। साथ में उन्हीं व्यक्तियों के अधिकार व दायित्व, जो ड्यूटीज होती है, राइट्स होते हैं, उन पर भी उनको थोपा जाता है कि आपके ये अधिकार है, आपकी ये ड्यूटी है फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये है संगठन। हम बात करते हैं निर्देशन की, डायरेक्शन। विदाउट डायरेक्शन आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को क्या नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते। डायरेक्शन आपका कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल। ओके, और एक बात और, जो ये संगठन था जो हमने पढ़ा था सेकंड फंक्शन, उससे क्या माना जाता है संगठन को, यहां बता देता हूं आपको मैं। बैकबोन, एक ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन माना जाता है किसको, संगठन को। रीढ़ की हड्डी माना जाता है संगठन को। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि बैकबोन किस कार्य को कहा गया है, प्रबंध के किस कार्य को बैकबोन कहा गया है, वो है संगठन। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम निर्देशन की, डायरेक्टिंग की। तो भाई निर्देशन को क्या बताया गया है, हार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संस्था का क्या बताया गया है, दिल। ओके, क्यों बताया गया है कि भाई मैं जानता हूं कि एक जैसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन कार्य करती है। ठीक है, और सबके पास रिसोर्सेज भी अलग अलग होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना भाई सेम ही हो सबके पास, नहीं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। किसी के पास कम होते हैं, किसी के पास अधिक होते हैं, किसी के पास बहुत कम होते हैं। ठीक है, पर जितने भी रिसोर्सेज उसके पास है, रिसोर्सेज क्या होता है, मानवीय संसाधन, ह्यूमन, ठीक है, रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, भौतिक संसाधन। तो इस तरीके से 3 रिसोर्सेज पे काम करता है एक ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है निर्देशन का, वो होता है कि आपके पास जितने भी संसाधन हैं उनका आप अधिक से अधिक उच्चतम तरीके से क्या करें, उपयोग करो। आपके पास जितने भी रिसोर्सेज प्रोवाइड हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करो। ओके, तो भाई यहां पर ये बोला भी गया है, किताब में भी लिखा हुआ है कि भाई कई संस्थाएं होती हैं जिनके पास समान संसाधन होते हैं, फिर भी उनके परिणाम बाद में अलग अलग आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका क्या कमजोर था, डायरेक्शन कमजोर था। उन्होंने अपने संसाधनों को अधिक यूटिलाइज किया ही नहीं,
वो केवल इसमें रह गए कि भाई हमारे पास कम रिसोर्सेज है, हमारे पास ये कमी है, हमारे पास वो कमी है। यदि आप इस तरीके से सोचते हो तो आप कभी भी अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तीन फंक्शनों को बड़े ध्यान से सुन लो। पहला तो क्या बताया था मैंने, नियोजन। नियोजन में क्या होता है कि भाई हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, उसका हमें क्या तैयार करना है, रूपरेखा तैयार करनी है, उसकी हमें चित्रण तैयार करना है हमें। ठीक है, और जिसमें हमें किन किन बातों को याद में रखना है, मेन एलिमेंट, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, मेथड, रूल्स, टेक्निक। ओके, दूसरा हमने फंक्शन की बात की, वो थी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या माना गया है, दिस इज मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें क्या क्या कार्य करते हैं, हम फंक्शनों का डिसाइड करते हैं, डिवीजन ऑफ फंक्शन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, क्वालिफाइड पर्सन को लेके आते हैं, उनके अधिकार व दायित्व, उनके राइट्स एंड ड्यूटीज को उसको अवगत कराते हैं, अवेयर कराते हैं उनको। ओके, तीसरा फंक्शन था निर्देशन। निर्देशन के बिना आप किसी संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इसे क्या माना गया है, हार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस कार्य को क्या माना गया है, हार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें क्या होता है, संसाधनों का अधिकतम, जितना अधिक उपयोग हम कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। हमारे पास जितने भी संसाधन है, कम है अधिक है, डजंट मैटर, हमें क्या करना है, उनका अधिक से अधिक यूटिलाइज करना है। ओके, और अब बात करते हैं निर्देशन को ध्यान में हम जब रखते हैं, कार्य करते हैं निर्देशन का, तो हमारे पास कौन कौन से घटक होते हैं। सबसे पहला घटक कौन सा होता है, अनुशासन। अनुशासन को हमें क्या रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। ओके, बिना डिसिप्लिन के आप किसी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर ही नहीं सकते। आपके यहां पर डिसिप्लिन का एनवायरमेंट होना चाहिए। ओके, संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है सूचनाओं का आदान प्रदान, भावनाओं का आदान प्रदान। तो ये भी क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके, अभिप्रेरण। अभिप्रेरण, मोटिवेशन। आप अपने कर्मचारियों को क्या करोगे, मोटिवेट करते रहो। ठीक है, आपको अपने कर्मचारियों को क्या नहीं करना है, हताश नहीं करना है, उन्हें क्या करना है, हमेशा मोटिवेट करना है। आपको आपके अंदर क्या होना चाहिए, एक लीडरशिप का गुण भी होना चाहिए। ठीक है, आप जिससे कर्मचारियों को स्वयं उनको एक प्रेरित करके कार्य करवा दो। ठीक है, अपने आप से इंस्पायर हो जाए, वो हमसे इंस्पायर हो जाए, वो काम करने लग जाए। ठीक है, इस तरीके से इन 4 एलिमेंट है, यदि आप उनको ध्यान में रखोगे तो आप कौन से फंक्शन को बहुत अच्छे से कर सकते हो, निर्देशन के। ओके, तो ये 3 फंक्शन, नियोजन, संगठन, निर्देशन, हमने पहले कार्य को डिसाइड किया, हमने लोगों का समूह को इकट्ठा किया, उनको कार्य को बांट दिया, योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी, उसके बाद हमने निर्देशन करना शुरू कर दिया, अपने संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया। बाद में उसके बाद चौथा पॉइंट आता है, वो है नियंत्रण। कौन सा है, नियंत्रण, कंट्रोलिंग। ये क्या होता है भैया, आपने क्या करा, यहां पर संगठन में व्यक्तियों को कार्य सौंप दिए थे ना कार्य करने के लिए। ओके, आपने अपने विचार भी कहां रख दिए, उन व्यक्तियों के सामने रख दिए थे। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय कार्य कर रहे हैं, आपने कई सारी रणनीति तैयार कर ली है, उन्हें बता दी है, और वो लोग वो कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनकी देखरेख के लिए मुझे कौन सा कार्य करना पड़ेगा, एक मैनेजमेंट को, नियंत्रण का। भाई हमने जो दिशा निर्देश पर कार्य करने के लिए कर्मचारियों को बोला है, उसके अकॉर्डिंग वो कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है या नहीं, बिल्कुल जरूरी है। ओके, यदि मान लीजिए हमारी प्लानिंग बेस्ट है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट बेस्ट है, हमने डायरेक्शन होता है वो भी अच्छे से किया है, परंतु हमने क्या नहीं कर पाए, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग का पावर खो चुके हैं।
हम किसी व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हमने जो दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग कार्य करने के लिए व्यक्ति को कहा है वो उस हिसाब से कार्य नहीं हो रहा है, तो क्या हमारी संस्था के उद्देश्यों को हम अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। हम संस्था के उद्देश्यों को नहीं प्राप्त कर सकते, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नियंत्रण के फंक्शन को अपनाना पड़ेगा। तो यही मैनेजमेंट का फंक्शन होता है, चौथे नंबर का नियंत्रण। भाई जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनकी देखरेख करना। ओके, अब बात करते हैं प्राइमरी फंक्शन के सबसे लास्ट फंक्शन, जिसका नाम है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। क्या नाम है? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन होता क्या है? कोऑर्डिनेशन होता क्या है? हम कह सकते हैं सिमिलरिटी, समानता, समानता का भाव। यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उद्यमी भी होगा, प्रबंधक भी होगा, कर्मचारी भी होंगे, ठीक है, तो एक मैनेजर का कार्य, प्रबंधक का कार्य क्या होगा? उद्यमी और कर्मचारियों के बीच में क्या स्थापित करना? समन्वय स्थापित करना, उनके बीच में मधुर संबंध स्थापित करना। ऐसा नहीं कि आप कहीं के मैनेजर हो और आप उनके मालिक और कर्मचारियों के बीच में क्या करो? गलतफहमियां, मनमुटाव पैदा कर दो, भ्रम पैदा कर दो, भय पैदा कर दो किसी कार्य को लेकर, तो क्या होगा? हमारी प्लानिंग दरी की दरी रह जाती है, हमारा डायरेक्शन भी काम नहीं आता है, हमारा तो कंट्रोलिंग का फंक्शन भी काम नहीं आता है। तो इसलिए ये 5वें समन्वय वाले फंक्शन को जरूर आप यूज में लेना। समन्वय का मतलब समानता। यदि कोई मालिक कोई ऑर्डर निकालता है तो एक कर्मचारी तक वो ऑर्डर अच्छे से पहुंचना चाहिए। यदि कर्मचारियों को कोई शिकायत है तो उसका क्या होगा? प्रबंधक का काम है बॉस तक उस बात को पहुंचाया जाए। ओके, ये होता है। अब यहां पर दो महान व्यक्तियों ने भी इसके बारे में कुछ टिप्पणियां की है कि समन्वय क्या होता है। समन्वय से क्या होता है कि प्रबंध के कार्यों का परिणाम, मैसी के अनुसार लिखा गया है कि प्रबंध के कार्य का परिणाम होता है समन्वय। प्रबंध के कार्य का परिणाम क्या माना गया है? समन्वय। यदि क्वेश्चन आ जाता है ये किसने कहा, ये वाक्य किसका है, तो किसका नाम आएगा? मैसी। ओके, समन्वय प्रबंध का सार है। यह किसका वाक्य है? कुंटस ओडोनेल, कुंटस ओडोनेल इसका नाम। उसने क्या कहा है? समन्वय को क्या बताया है? प्रबंध का सार बताया है। ओके, तो इस तरीके से हमने 5 फंक्शन पढ़े हैं। प्राइमरी फंक्शन थे हमारे। कौन से हैं? प्राइमरी। ठीक है, अब यहां पर हम एक काम करते हैं, सुनो, ये फंक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा फंक्शन देखते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, जैसे जैसे हम पहला फंक्शन है उसको सपोर्ट करता दिखेगा मुझे ये सेकंड फंक्शन। फर्क कैसे? हमने प्राइमरी फंक्शन में क्या किया था? हमने प्राइमरी फंक्शन में प्लानिंग की थी या नहीं की थी? बिल्कुल की थी। हमने ये सारा डिसाइड किया था कि हमें क्या, हमारे पास कई सारे विकल्प आ गए थे, ठीक है, उन विकल्पों के अकॉर्डिंग हमें काम करना था। तो सेकेंडरी फंक्शन ने हमें सपोर्ट किया। सेकेंडरी फंक्शन ने हमें सपोर्ट कैसे किया? निर्णय लेकर। क्या करना? निर्णय लेना। सेकेंडरी फंक्शन का पहला फंक्शन कौन सा है? निर्णय, डिसीजन मेकिंग। आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, डिसीजन फ्लुएंट होना चाहिए, धारा प्रवाहित होना चाहिए। जब हम प्लानिंग कर रहे थे तो हमारे पास कई सारे विकल्प थे, उन विकल्पों में से किसी श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, यही क्या कहलाता है? एक तरीके से डिसीजन कहलाता है। ठीक है, क्या आप संस्था के लिए क्या महत्वपूर्ण निर्णय लेते हो जो कर्मचारियों को बेनिफिट होता है? ठीक है, तो याद रखना, निर्णय में क्या होता है कि कई सारे जो विकल्प होते हैं हमारे पास, उन विकल्पों में से किसी श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना ही क्या है? एक तरीके से निर्णय होता है। और ये निर्णय किससे हमें किससे फायदा होता है? नियोजन जब हम करते हैं तो उससे निर्णय का कार्य हमें करना ही पड़ता है, इसलिए इसे सेकेंडरी फंक्शन में डाला गया है। ठीक है, दूसरा नियुक्ति। कौन सा? नियुक्ति।
भाई नियुक्ति की आवश्यकता कब पड़ेगी? जब हम प्राइमरी फंक्शन का संगठन वाला कार्य करेंगे। मैंने बोला था संगठन में हमें व्यक्तियों का समूह चाहिए जिससे हम कार्य करवा सके, कार्यों का निर्धारण कर सके, कार्यों का वर्गीकरण कर सके, इसलिए हमें समूह की आवश्यकता पड़ती है। तो नियुक्ति दो तरीके से होती है, मतलब दो तरीके की नियुक्ति होती है। पहली तो होती है भौतिक फिजिकोलॉजिकल, और एक होती है आपकी ह्यूमन मानवीय। एक तो होती है आपकी भौतिक नियुक्ति, एक होती है आपकी मानवीय। भौतिक में तो आपको कौन सी मशीन यूज में लेनी है, मशीन लेके आनी है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में किस उपकरण की कमी है उसको रखना, उसको लेके आना, ठीक है। तो ये नियुक्ति होती है भौतिक नियुक्ति। जबकि दूसरा आता है मानवीय नियुक्ति। मानवीय नियुक्ति को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, आंतरिक और बाह्य। कौन कौन से? आंतरिक और बाह्य। अब क्या है, आपके क्वेश्चन आता है कि भाई आंतरिक नियुक्ति कौन सी होगी? यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये बंदे काम कर रहे हैं, 1 2 3 4 बंदे काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, केवल 4 बंदे कार्य कर रहे हैं, और इसमें से दूसरे नंबर के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसे हटा दिया जाता है, उसका रिटायरमेंट हो जाता है, तो हम उस पद को भरने के लिए इसको ट्रांसफर कर देंगे इस जगह पर, ठीक है। तो ये तो कौन से हो जाता है? आंतरिक भर्ती हो जाती है, नियुक्ति हो जाती है। किसी को पद बढ़ा देना, ठीक है, रिटायर होने पर किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर देना उसी संस्था के अंदर के व्यक्ति को, तो वो तो कौन सी होगी? आंतरिक नियुक्ति, ओके। दूसरी आती है आपकी बाह्य नियुक्ति। बाह्य नियुक्ति कब होती है? यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी मतलब बाहर के लोगों को ज्वाइनिंग देने के लिए क्या करता है, मतलब वैकेंसी निकालता है, वो क्या है? बाह्य भर्ती है, ठीक है। यदि संस्था के अंदर के व्यक्तियों को आपको पद को चेंज करना है, इधर से उधर ट्रांसफर करना है, वो तो कौन सी होगी? आंतरिक। यदि आपको क्या करना है? बाहर के व्यक्तियों के लिए मतलब वैकेंसी निकालनी है, बाहर के योग्य व्यक्तियों को खोजना है, तो क्या होता है? उसे बाह्य नियुक्ति कहते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं नव प्रवर्तन की। नव प्रवर्तन, इनोवेशन की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं इनोवेशन होता क्या है। इनोवेशन का मतलब होता है समय के अकॉर्डिंग नए नए क्या करना है, हमें परिवर्तन करते हुए चलना है। नए नए परिवर्तनों को ही इनोवेशन कहते हैं, नव प्रवर्तन कहते हैं। आप किसी उत्पाद में परिवर्तन नहीं करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? आपकी जो कंपनी है बहुत पीछे रह जाएगी अदर कंपनियों के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो संस्था में हमें इसके आपको जरूर रखना है इनोवेशन हमें करते रहना चाहिए, ठीक है। इनोवेशन को एक मेन फंक्शन माना गया है मैनेजमेंट का। ये किसने कहा है कि प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण कार्य नव प्रवर्तन ही है? यह वाक्य किसका है? यह वाक्य है पीटर एफ ड्रकर ने। नव प्रवर्तन को महत्वपूर्ण कार्य बताया है किसने? पीटर एफ ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर ने नव प्रवर्तन को प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताया है। उन्होंने बोला है कि बिना नव प्रवर्तन के कोई संस्था अपने उद्देश्यों को अच्छे से प्राप्त नहीं कर सकती, और समय के साथ चलते हुए आधुनिक युग में आज हमें नव प्रवर्तन के जैसे कॉन्सेप्ट को अपनाना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर नव प्रवर्तन हो गया। अब बात करते हैं संप्रेषण। संप्रेषण के बारे में हमने पहले भी बताया था कि संप्रेषण में क्या होता है। मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं इसको। संप्रेषण किनके बीच में होगा? संप्रेषण होगा प्रबंधक और कर्मचारी, ओके।
प्रबंधक और कर्मचारी है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बीच संदेशों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, ये जो कार्य होते हैं वो किस कैटेगरी में जाते हैं? संप्रेषण की। तो संप्रेषण भी क्या है? एक सेकेंडरी फंक्शन में होता है। ओके, एक लास्ट पॉइंट इसका जो था वो है प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व पांचवा फंक्शन है सहायक कार्य का। इसमें क्या होता है कि आप ऐसे जो भी कार्य सौंप रहे हो, जैसे मैंने बताया था लास्ट में नियंत्रण वाला कार्य, आपने कोई कार्य सौंपा है योग्य व्यक्तियों को और वो कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका आपको क्या करना पड़ता है? प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। आपको एज ए लीडरशिप की भूमिका अपनानी होती है। तो इसी तरीके से हमने ये 10 फंक्शन को पढ़े थे। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। और प्राइमरी फंक्शन जो है उनको प्राप्ति में कौन सहायक है? सहायक कार्य। उनकी प्राप्ति में सहायक कार्य बहुत अहम रोल निभाते हैं। ठीक है, तो अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं एज ए होमवर्क, आपको करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें प्रबंध प्रक्रिया क्या है? इसको बोल सकते हैं प्रबंध कार्य क्या है। इसमें उलझना नहीं है। प्रबंध प्रक्रिया क्या होता है? मैंने बताया होगा आपको, प्रबंध प्रक्रिया का मतलब किसी भी कार्य को कर रहे हो उसे व्यवस्थित रूप से करना ही क्या है? प्रबंध प्रक्रिया है। ओके, दूसरा नियोजन से आप क्या समझते हो? ओके, प्रश्न तीसरा प्रबंध के प्रबंध के 2 प्राथमिक कार्यों का वर्णन करो। उसके बाद संप्रेषण क्या है? और क्वेश्चन नंबर 5 नव प्रवर्तन को महत्वपूर्ण कार्य किसने माना है? ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है। इनको आपको अपनी जो भी कॉपी आपने बना रखी है उसमें आपको करने हैं। ओके, तो इसी के साथ मैं आपको ये चैप्टर के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको लिखा दिए, आपको करना है। ओके, धन्यवाद।